बीए वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स का चैप्टर हमारा है 5th। इस चैप्टर में जैसे हमने अभी अपना एक चैप्टर पहले पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा है म्युनिसिपल वेस्ट, है ना। थोड़ी बहुत चीजें हमने वहाँ पे सीखी थी। सॉरी, म्युनिसिपल वेस्ट नहीं, ये अपना ट्रीटमेंट वाला जो था उसमें जैसे हमने ट्रीटमेंट में टर्बिडिटी के बारे में, कलर के बारे में, ऑर्डर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में कुछ कुछ चीजें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। उसी तरीके से यहाँ वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम वही सेम उसी तरह की चीजें पढ़ेंगे, बस एक दो चीजों का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अब कि हम प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब वेस्ट वाटर जो हमारा होगा उसको हम कैसे प्योरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो चीज तुम पहले पढ़ चुके हो वही सेम तरीका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक होगा फिजिकल, एक होगा हमारे पास में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में है, वेस्ट वाटर जो होता है वो यूजुअली दो तरह का होता है। अब वो दो तरह का वेस्ट वाटर हमारे पास में कौन कौन सा है? एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और एक होता है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स म्युनिसिपल वेस्ट वाटर से मिलती जुलती है तो फिर इस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हम म्युनिसिपल वेस्ट वाटर के अंदर ही मिला देते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर इनको अलग रखा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर तो ये होगा। आगे देखो, म्युनिसिपल वाला जो हमारा वेस्ट वाटर होता है और जो इंडस्ट्रियल वाला वेस्ट वाटर होता है, दोनों बहुत अलग होते हैं। म्युनिसिपल वाले में हमारे जो घर की जितनी भी एक तरीके से वेस्ट होती है वो जाती है, इंडस्ट्रियल वाले में इंडस्ट्रीज की जाती है। अब इंडस्ट्रियल वाला जो वेस्ट वाटर है उसको प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? उसका रीजन है। और प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट किस में होती है? जब हम उसे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर के अंदर डालने वाले होते हैं तब प्री ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। और अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर से तो फिर बिना प्री ट्रीटमेंट के ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जैक्टली म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जितना बना देते हैं। और प्री ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, देखो यहाँ पे लिखा, टू रिमूव नॉन कंपेटिबल सब्सटेंसेस प्रायर टू डिस्चार्ज इनटू द म्युनिसिपल सिस्टम। सेम वही चीज जो मैंने बताया। ठीक, आगे देख लो। अब यहाँ हमारा जो पानी इकट्ठा हो रहा है, जो पानी कलेक्ट हो रहा है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर सिस्टम के थ्रू, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के कंटेमिनेंट्स होते हैं। तो जो कॉमनली हमारे कंटेमिनेंट्स हैं वो कुछ यहाँ पे मैंने इस तरीके से नीचे ये देख सकते हो तुम। तो हमारा कंटेमिनेंट सबसे पहले जैसे सस्पेंडेड सॉलिड है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है, पैथोजेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स है, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें बताऊं, ऑलमोस्ट जो तुम पहले पढ़ चुके हो वही सेम चीजें यहाँ पे भी आ जाएंगी वेस्ट वाटर में। तो इस चैप्टर को याद करना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें जो एफर्ट चाहिए हार्डली 10% भी नहीं चाहिए होते। अभी देख लो, इसको तुम पढ़ लेना, सस्पेंडेड सॉलिड्स के सोर्सेज क्या है, डोमेस्टिक, और जो एनवायरनमेंट पे सिग्निफिकेंस यानी कि जो असर डालता है वो ये होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये इंपॉर्टेंट वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास में नीचे है। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर दो तरह के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा और एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, फिजिकल से और केमिकल से। फिजिकल का अगर मैं इंपॉर्टेंस तुम्हें ज्यादा बताऊं तो था कहाँ पे, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो तुम्हारा नॉर्मल वाटर था उसका जो ट्रीटमेंट वगैरह था उसमें तुम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हो। ठीक है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी पूछे जाते हैं वो उसी पानी के पूछे जाते हैं। और जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं ये दोनों के पूछे जाते हैं। लाइक जो नॉर्मल वाटर, जो तुम्हारा क्लीन वाटर होता है, जिसको तुम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हो, क्लीनिंग करते हो, उसके तो पूछे जाते हैं, साथ साथ यहाँ पे जो तुम्हारा वेस्ट वाटर है उसके भी पूछे जाते हैं। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल वाले की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस इसकी वहां पे है जो हम पढ़ चुके पहले। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, सेम वही चीज है। सबसे पहले टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर एंड टेम्परेचर। तो टर्बिडिटी उसी तरीके से, वेस्ट वाटर नॉर्मली टर्बिड होता है। ठीक है, इसमें वेस्ट कंटेनर होते हैं, इस तरह के पेपर्स वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें रहती हैं। कैसे रिमूव करोगे टर्बिडिटी वो तुम जानते हो। उसके बाद देख लो कलर। अब कलर में तुम्हारा क्या है, वेस्ट वाटर का कलर नॉर्मली नेकेड आई से
हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ आती है अब काम की चीज इसमें, कि ये जो है तुम्हारा एज क्या होगा वेस्ट वाटर का वो बता देता है। जो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है वेस्ट वाटर, उसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ है। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनेगा और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैंने देखा है इसको, कि जो तुम्हारा वेस्ट वाटर होता है उसका कलर क्या होता है। तो वेस्ट वाटर का कुछ टाइम के बाद में जो कलर है वो एकदम ब्लैक हो जाता है। अभी देख लो यहाँ पे, फ्रेश वाटर इज यूजुअली ग्रे और लाइट ब्राउन। फ्रेश वाटर जो होता है वो यूजुअली ग्रे या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। हाउएवर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन, जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो ब्रेक डाउन किए जाते हैं बैक्टीरिया से, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वेस्ट वाटर में वो खत्म हो जाती है, रिड्यूस कर देते हैं उसको एकदम जीरो। ठीक है, कुछ नहीं बचती, खत्म हो जाती है, सारा यूज हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो जो कलर है वो चेंज होता है, इसमें ब्लैक कलर का हो जाता है वो। ठीक है, और कंडीशन जो हमारे वेस्ट वाटर की हो जाती है उसको फिर हम सेप्टिक कहते हैं, सेप्टिक या फिर स्टेल, ये उसकी फिर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। अब आगे देख लो, सम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स में ऑल्सो एड कलर्स टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स होते हैं वो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में कलर जो है ऐड कर देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में पता नहीं कितना कुछ मिल करके आता है, केमिकल्स रहते हैं, तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का कलर चेंज कर देते हैं। जो यहाँ पे कॉमन मेथड है कलर रिमूवल का, वो है कोएगुलेशन के थ्रू और फिर उसका सेडिमेंटेशन कर दो। यही सेम चीज हमने वहां पे भी पढ़ी थी पहले, कि कलर रिमूवल में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव क्या होता है भैया, कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पे भी आई है। अब ऑर्डर में आ जाओ। ऑर्डर जो होते हैं वेस्ट वाटर में वो गैसेस की वजह से होते हैं। ठीक, और ये गैसेस कैसे बनते हैं, ये बनती हैं जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे गैसेस बन रही होती हैं, उससे गैसेस इवॉल्व हो रही होती हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे होती हैं इसी की, स्टील की या फिर सेप्टिक वेस्ट वाटर की, वो ये होती है कि उसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने की, तो इसकी जो स्मेल है वो रोटेन एग जैसी होती है। स्मेल्स लाइक ए रोटेन एग। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो रोटेन एग जैसी होती है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कैसे प्रोड्यूस होती है, एनऑर्गेनिक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो सल्फेट्स को सल्फाइड्स में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तुम इतना याद कर लेना। देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा डिटेल में ही है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोड्यूस होती है बाय द एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तुम लोगों को इतना याद रखना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट, वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है सीवेज का इंडिया में वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये इतना नहीं आया, सिर्फ एक आध बार मैंने इसको देखा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो ज्यादा आया है, तो इसको इम्पोर्टेंट मेंशन कर लो। ठीक है, चलो तो टेम्परेचर हमने जान लिया यहाँ पे। अब अगर टेम्परेचर हमारा कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक आइडियल टेम्परेचर होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल वाले हमने पढ़ लिए, अब केमिकल वाले देखते हैं। अब ये जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे की चीजें तुम देख पा रहे हो, ये चार ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं प्री में, रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस इन प्री, और न्यूमेरिकल भी आता है मेंस में, न्यूमेरिकल इन मेन। ठीक है, ये सब रहता है। चलो अभी देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तुम्हारे पास में टोटल सॉलिड्स या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेटलेबल सॉलिड्स। जो तुम्हारा सॉलिड है वेस्ट वाटर में वो वैसे तो तीन तरह का होता है, यहाँ पे चार तरह का उसने बता दिया, सारे बता दिए। सस्पेंडेड सॉलिड, डिजोल्व हो चुका है, जो कॉलॉइड फॉर्म में है, और जो सेटल हो चुका है, चार फॉर्म्स में। ठीक है,
अब यहाँ पे जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो तो फ्लोट कर रहा होगा, डिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व हो गया होगा, कोलोइडल सॉलिड जो है वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होंगे जो कि सस्पेंशन के अंदर होंगे, ठीक है, या सस्पेंशन में या फिर सॉल्यूशन में होंगे। सेटलेबल सॉलिड्स वो होंगे जो नीचे सेटल डाउन हो गए होंगे, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं आईएम ऑफ कॉन में। हाँ, ये स्टैंडर्ड चीज लिखी है उसने यहाँ पे, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स इन आईएम ऑफ कॉन। अब ये आईएम ऑफ कॉन जो है अभी आगे आने वाला है, उस तभी बता दूंगा मैं। ये सेम चीज वहां पे भी लिखी है कि आईएम ऑफ कॉन में जब किसी भी वेस्ट वाटर को रखा जाता है तो कितने टाइम के लिए रखा जाता है, वो होता है 2 घंटे, ठीक है। कैसे काम करता है आईएम ऑफ कॉन वो भी बताऊंगा। आगे देखो तो सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर हैज ऑर्गेनिक सॉलिड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। जो तुम्हारे सॉलिड्स होते हैं वेस्ट वाटर में उसके अंदर दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो 45% है और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 55% है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो प्री के लिए भी और मेंस में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा न्यूमेरिकल, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। जिसको ये चीज नहीं पता होती कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितने होते हैं, 45% होते हैं, इनऑर्गेनिक 55% होते हैं, हमें आगे सॉलिड्स की क्वांटिटी निकालनी होती है तो इसी के बेसिस पे निकालते हैं। आगे देखो इनऑर्गेनिक जो हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, सैंड ग्रेवल डेब्रीज क्लोराइड सल्फेट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो जाती हैं। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड ऑयल्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये सब चीजें तुम्हारे ऑर्गेनिक में आ जाती हैं। ये तो ईजी है। आप आगे देखो यहाँ पे, अब जो तुम्हारा ये सारा का सारा सॉलिड है ये तुम डिटरमाइन कैसे करते हो। तो इसमें सॉलिड्स तुम्हारे पास में कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो वो हो गया है जो कि ऊपर फ्लोट कर रहा है, एक वो है जो सस्पेंशन में है या फिर सॉल्यूशन में, एक वो है जो कोलाइड फॉर्म में है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स जो हमारे पास में होते हैं वो डिटरमाइन किया जाता है कैसे, इवेपोरेट करके। एक नॉन वॉल्यूम तुम ले लो, सपोज तुम्हारी मर्जी है, तुमने 100 ml ले लिया, तुम कुछ भी ले लो, एक नॉन वॉल्यूम ले लो, उसको तुम क्या करो, इवेपोरेट करवा दो। इवेपोरेट करवाने के बाद में जो तुम्हारा रेसिड्यू बचेगा उसका तुम वजन करो, वेट कर लो उसका, तुम्हें एक मास मिल जाएगा उस रेसिड्यू का जो बचा हुआ है। फिर उसको डिवाइड कर दो उस वॉल्यूम से जो तुमने सैंपल, जितना भी तुमने वॉल्यूम का सैंपल लिया था, सपोज 100 ml लिया था तो 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे तुम्हें मिलीग्राम पर लीटर में मिल जाएगा क्या, टोटल सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड्स जो तुम्हारे होते हैं उसको कैसे निकालना है। सस्पेंडेड सॉलिड्स बिकॉज ये सस्पेंशन में है, ठीक है, इसीलिए हम इनको नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिल्टर हो नहीं सकते, पानी में एकदम सस्पेंशन में रहते हैं, घुले रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ये अगर फिल्टर होते हैं तो सिर्फ ये 1 माइक्रोमीटर के जो तुम्हारा फिल्टर होता है उसके ऊपर फिल्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बारीक होता है ना, सस्पेंशन में रहते हैं, घुले रहते हैं। तो ये 1 माइक्रोमीटर का जो तुम्हारा फिल्टर होता है उसके ऊपर ये क्या होते हैं, रिटेन कर पाते हैं। अब आगे क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले उसको 1 माइक्रोमीटर के ऊपर रिटेन कर लिया, फिल्टर के ऊपर, फिर उसका हम वजन करेंगे, ठीक, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी तुमने अपना सैंपल लिया था, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। यहाँ पे भी तुम्हें सस्पेंडेड सॉलिड्स की यूनिट्स मिलीग्राम पर लीटर लेनी है। देन उसके बाद में आ जाता है लास्ट, सेटलेबल सॉलिड्स। ये डिटरमाइन की जाती है आयम ऑफ कौन से। कैसे आयम ऑफ कौन से डिटरमाइन करते हैं, ये तुम्हारा कुछ इस तरह का कोन होता है जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे, नीचे मार्किंग होती है, यहाँ पे नीचे मार्किंग होती है, और ये कोन का जो वॉल्यूम है ये होता है टोटल 1 लीटर का। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वेस्ट वाटर डालते हैं अपना, सेटलेबल सॉलिड्स के लिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, वेस्ट वाटर डालते हैं। अब उसको हम डालने के बाद में 2 घंटे के लिए छोड़ देता है। वेस्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द कॉर्न फॉर 2 आवर्स, ठीक है, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो, बिल्कुल भी उसको हिलाना नहीं है, थोड़ा बहुत शेक वेक नहीं करना है, ठीक। 2 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद में क्या होगा, जो क्वांटिटी होती है तुम्हारे सॉलिड्स की वो सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, वो बॉटम में यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, जो भी तुम्हारे सॉलिड्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बॉटम बैठ जाएंगे। फिर तुम क्या करते हो, डायरेक्टली ये जो यहाँ पे रीडिंग्स लिखी है ये रीडिंग्स तुम नोट कर लेते हो, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें वैल्यू तुम्हारी जो है वो मिल जाती है, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो होता है सेटलेबल सॉलिड्स का वो तुम्हें मिल जाता है, ठीक, ये चीज होती है। अब आगे देखो यहाँ पे पीएच की अगर हम बात करें तो जो तुम्हारा पीएच है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें एक आइडिया देता है कि तुम्हारा किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है, किस तरह का पीएच चल रहा है, कितना पीएच चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या ट्रीटमेंट देना है वो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। पीएच जो होता है वो मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। वो कैसे मेजर करता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन आयंस का मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये, मैं समझाता हूँ।
देखो जो भी तुम्हारा एसिड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ज्यादा ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करके रखा जाता है, इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। अब हम इसी को मेजर कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है यानी कि ये जो वोल्टेज है, इसी को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम मेजर करते हैं, वो देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो हमारे पास में जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इतना है, तो पीएच इस तरीके से निकाला जाता है। इसी मेथड को हम पोटेंशियोमीटर मेथड भी कहते हैं, ठीक। आगे देख लो, पोटेंशियोमीटर के बाद में जो हमारा फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जो तुम्हारा फ्रेश वाटर होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज तुमने भी पढ़ी होगी कि जब थोड़े बहुत एसिडिटी होता है हम लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, बिकॉज हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है और पानी थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है थोड़ा। तो अब जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, यानी कि टाइम बीतने के साथ साथ जो तुम्हारा ये फ्रेश वाटर होता है ये एसिडिक होता चला जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल एक्शन जो होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो तुम्हारा पीएच है वो एल्कलाइन से एसिडिक होना शुरू हो जाता है। ये चीज क्लियर होगी होगी। तो यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है पोटेंशियोमीटर वाला, ये एग्जाम में आया है। और एक नीचे ये भी तुम देख सकते हो कि फ्रेश वाटर जो है बेसिक से एल्कलाइन, सॉरी, बेसिक से एसिडिक होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में क्लोराइड कंटेंट, इसके बारे में तुम जानते ही हो, क्लोराइड कंटेंट कैसे आता है, वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोराइड कंटेंट को तुम कैसे मेजर करते हो, देखो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन इंडिकेटर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में तुम क्या करते हो, टाइट्रेशन करते हो। तो जो तुम्हारे मेथड्स वहां पे थे वही सेम यहाँ पे। इन द सेम वे नाइट्रोजन कंटेंट में भी सारा सेम है, जो तुमने वहां पे पढ़ा था वही सेम यहाँ पे, कुछ डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं। अब इसको देख लो, प्रेजेंस ऑफ फैट्स ऑयल्स एंड ग्रेसेस, इन अगर ये प्रेजेंट हो तब क्या होता है, देखो। अब ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं अल्कोहल के, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरॉल जो तुम्हारा होता है विद फैटी एसिड्स उसके होते हैं। ये सब पॉइंट्स तो तुम्हारे काम के नहीं है, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो पहला पॉइंट। अब ये जो होता है इनकी फैट्स ऑयल्स और ग्रीसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्कम क्या होता है, जैसे कि जो झाग होता है वो स्कम होता है। अब तुम अगर थोड़ा सा कंपेयर करो तो वॉशिंग करते टाइम, यानी कि जब तुम कपड़ों को वॉश कर रहे होते हो उस वक्त जो फॉर्मेशन होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, ये स्कम होता है, स्कम डिफरेंट होता है, थोड़ा सा स्टिकी सा रहेगा, बहुत ज्यादा डेंस होता है, तो ये स्कम है, ठीक है। और ये जाता नहीं जल्दी से। तो फैट सोलो ग्रेसेस क्या करते हैं, स्कम का फॉर्मेशन करते हैं, किसके ऊपर, सेडिमेंटेशन टैंक्स के ऊपर। और जो तुम्हारे वॉइड्स होते हैं, जो तुम्हारा फिल्टर मीडिया तुम यूज करते हो, उनको क्लॉग कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, चौक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरफेयर करते हैं जो तुम्हारी नॉर्मल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनमें, इसीलिए इनका प्रॉपर रिमूवल जरूरी होता है, ठीक। इनका प्रॉपर रिमूवल इसीलिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे देख लो, जो तुम्हारा फैट्स और ग्रेसेस हैं वेस्ट वाटर में उनको डिटरमाइन किया जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन करके जो तुम्हारा रेसिड्यू बचता है उसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं, उसमें हम ईथर यानी कि हेक्सेन, ये चीज मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर हम वो जो सॉल्यूशन बना है उसको हम क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, लास्ट में सिर्फ फैट्स और ग्रेसेस मिल जाते हैं। उसको हम वेट कर लेते हैं तो हमें फैट्स और ग्रेसेस की क्वांटिटी इस तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है हमारा, तो एक तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि डिटेक्शन कैसे करते हैं हम, या फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। और ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है या फिर कह सकते हैं कि अफेक्ट है हमारे किसका, फैट सोइल ग्रेसेस का, और अफेक्ट, ठीक, ये चीज है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को तुम हटा देना, आगे भी आएगा ये।
बड़ा हौच पौच हो रखा है, इसको तुम हटा दो यहाँ से। ये एक्चुअली अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस और जो तुम्हारा सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है उसके बारे में लिखा हुआ है, आगे आएगा तो वहां पे तो पढ़ ही लोगे तुम लोग इसको। ठीक है, चलो। तो अभी देखो सल्फाइड्स, सल्फेट्स और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में। इसमें क्या है जो तुम्हारे सल्फाइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन होता है सल्फर का। ठीक है, कैसे? जो तुम्हारे सल्फर वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, फिर उनमें से क्या निकलता है? सल्फाइड्स और सल्फेट्स ये निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोजिशन है इसकी वजह से क्या निकलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी निकलता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना। अब क्या होता है कि इसका जो और डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कोरोजन करता है। किसका कोरोजन करता है? जो तुम्हारे कंक्रीट पाइप्स होते हैं ना, उनका कोरोजन ये करता है। कंक्रीट के जो तुम्हारे सीवर पाइप्स होते हैं उनका कोरोजन करता है। अगर तुम्हारे उस सीवेज में सल्फाइड, सल्फेट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर प्रेजेंट है तो फिर ये क्या करेगा? कंक्रीट सीवर का कोरोजन करना शुरू कर देगा। अब जो तुम्हारा एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को और उसके कंपाउंड्स को जो सीवेज के अंदर होते हैं। सबसे पहले वो सल्फाइड बनाता है, फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है सल्फेट आयन के अंदर। ठीक है, वो स्टेबल होता है थोड़ा सा और अनऑब्जेक्शनेबल प्रोजेक्ट है। अनऑब्जेक्शनेबल प्रोजेक्ट का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उससे हमें दिक्कत नहीं है। सल्फेट आयन से हमें इतना दिक्कत नहीं है। तुम्हारा सल्फेट आयन है ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। टू नेगेटिव। ठीक है, अब इनिशियल डिकम्पोजिशन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है कैसे? देखो, जो इनिशियली डिकम्पोजिशन तुम्हारा होगा, जो सबसे पहले डिकम्पोजिशन होगा, वहां पे फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। ठीक, वो फिर बाद में क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी और सल्फेट आयंस को बनाएगी। ये चीज होती है। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं कि तुम्हारे लिए कंक्लूजन क्या निकला सल्फेट आयंस का, ये सब का, तो वो यही है कि ये कोरोजन क्रिएट करते हैं। किसका? कंक्रीट सीवर पाइप्स का। कोरोजन टू कंक्रीट सीवर पाइप्स। देखो लिखा तो बहुत कुछ रहता है लेकिन हमें ना यहाँ पे जो क्रक्स है वही निकालना होता है, वही हमें यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे डिजोल्व ऑक्सीजन पे। जो तुम्हारा डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे है वो किस लिए? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, इसको मैं भूल गया। ये देखो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अभी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? बड़ा काम का वर्ड है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होता है जो कि ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन दोनों के रह लेता है। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि एरोबिक भी है और एनएरोबिक भी है, उसको हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये प्री में एक बार आया था कहीं पे और मुझे ध्यान है प्री में आया हुआ है, ये एक बार आया हुआ है। ठीक, अब देखो नीचे डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में। डिजोल्व ऑक्सीजन जो तुम्हारी है ना, वो किस लिए रिक्वायर्ड होती है भैया? वो जो भी तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिक्वायर होती है ना। और जो तुम्हारी और दूसरी लाइफ चल रही है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें ये भी बताती है कि हमारा जो वाटर है वो कितना क्लीन है, कितना वो गंदा है। तो इसीलिए ये सब चीजें निकाली गई थी, लाइक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। तो अभी देखो आगे, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है फ्रेश वाटर में वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है सीवेज का तो जो डीओ का कंटेंट है वो कम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है डीओ की, डीओ यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है डिजोल्व ऑक्सीजन की जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट रहती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम सेचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं या फिर सेचुरेटेड डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लेना। ये जो यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं ये प्री में पूछ सकता है। आगे देखो, जो तुम्हारे डिजोल्व ऑक्सीजन है अगर वो 4 ppm से कम है तो जो तुम्हारी फिश है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है विंकलर्स मेथड के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने क्रक्स निकाला वो तो एक तो ये है ऊपर वाले पॉइंट में कि जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा। दूसरा, सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे पढ़ा
फिर एक चीज हमने ये पढ़ी कि 4 ppm से अगर कम हो जाता है तो फिर फिश जो भी होती है वो मरनी शुरू हो जाती है। देन कैसे डिटरमाइन करते हैं, विंकलर्स मेथड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों को जो है निकाला, ये हमारे काम की। अब इसमें आ जाओ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। तो जो तुम्हारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इस ये जो टेस्ट होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होता है, ये किस लिए होता है? ये होता है मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर को। जो तुम्हारा वेस्ट के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए ये मेथड होता है। ठीक है। और वो जो तुम्हारा वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक, जो भी तुम्हारा वेस्ट प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर भी 2 तरह के होते हैं ना, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। आगे देखो, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, that can be oxidized is measured by using strong chemical oxidizing agent in an acidic medium। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो भी तुम्हारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ये किसके बराबर होता है? सबसे पहले मैं तुम बताता हूँ, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके बराबर होगा, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना है ना ऑर्गेनिक मैटर को। तो भैया जब तक ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तब तक तुम्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो कि क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो कैसे मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक मैटर को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ये निकाला जाता है एक मेथड के थ्रू, जो कि होता है क्या, मतलब एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू निकाला जाता है। रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय strong chemical oxidizing agent। ठीक है, इसको याद रखना, इन एन एसिडिक मीडियम। ये प्री में पूछेगा, इसको याद रखना कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है या फिर जो तुम्हारा सीओडी है वो कैसे निकाला जाता है। तो वो इस तरीके से निकाला जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। आगे देखो, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत ही एक्सेलेंट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है। ठीक, ये जो टेस्ट है इसको हम बहुत बार डाइक्रोमेट ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, सीओडी माइनस बीओडी, ये है अल्टीमेट। इस चीज को तुम अभी छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि ये अभी आगे भी आएगा। तो ये अगर तुम देखना चाहो तो ये लिखा है यहाँ पे, सीओडी माइनस बीओडी अल्टीमेट है ये। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, ये फॉर्मूला भी आगे भी आएगा। सीओडी माइनस बीओडी अल्टीमेट इक्वल्स टू नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। ठीक है, ये होगा तुम्हारा। अब आ जाता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? देखो, ये थ्योरेटिकली निकाला जाता है। ये मैक्सिमम ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसको समझो। ये निकाला जाता है थ्योरेटिकली, जैसे कि नाम बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती है। अब कैसे निकालते हैं? तुम्हें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जनरली हम जो यूज करते हैं वो C6H6 यूज करते हैं। क्यों? वो कह देगा हेक्सेन कह देगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है C6H6। अब देख लो, जो यहाँ पे तुम्हारी क्वांटिटी है ऑर्गेनिक मैटर की जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट है, वो तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हारा जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिकली क्या है, इसका भी थोड़ा सा तुम्हें मतलब बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है ये स्टोइकियोमेट्रिकली, ये होता है कि तुमने एक चीज के मदद से दूसरी की वैल्यू निकाल दी। मतलब एक इनडायरेक्ट मेथड होता है ये, इनडायरेक्ट मेथड होता है। और किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को निकाल लेना, वन वैल्यू से कोई सेकंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है इसको हम स्टोइकियोमेट्रिकली कहते हैं, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं इसको। अब ये हो जाता है हमारा थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरीके से निकाला जाता है, बस तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड तुम निकाल सकते हो।
बहुत बार जो सीओडी का वैल्यू है वो ये टीएचओडी के बराबर ले लिया जाता है। अगर मैं जनरली एक बात करूं तो टीएचओडी सबसे ज्यादा होता है, फिर सीओडी होता है, फिर बीओडी होता है, फिर टीओसी होता है। इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अब उसी तरीके से फिर हमारे पास में आता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारा कितना प्रेजेंट है, वो कार्बन के फॉर्म्स में, कार्बन कंटेंट के फॉर्म्स में, टर्म्स में कह सकते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। ये एक दूसरा तरीका होता है। तुम्हें यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पता चल गया तो ऑब्वियसली तुम जो है ऑक्सीजन का डिमांड निकाल लोगे। अब तुम्हें मैं एक यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ। एक कंफ्यूजन तुम लोगों का ना बना रहेगा। कैसे कंफ्यूजन बना रहेगा? भैया सीओडी क्या है, टीएचओडी क्या है, टीओसी क्या है, बीओडी कहाँ काम आता है? हर एक का अपना पर्पज होता है। जैसे कि सीओडी है, वो किस लिए है? वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को निकालने के लिए है। टीओसी की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ तुम्हारे कार्बन कंटेंट को निकालने के लिए। तो तुम क्या करना, तुम हर एक को पेपर पे लिख लेना कि कौन सी चीज किस लिए काम आती है। ठीक है, तुम्हें डिफरेंस पता रहेगा, एग्जाम में आसानी होगी। चलो इस चीज का ध्यान रखना।